हेलो एवरीवन, डू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। डीओई दिल्ली के द्वारा जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है क्लास 9 का एसएसटी का, हम इसको आज खंड खा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने खंड का किया हुआ जिसमें कि बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तर है, और आज हम इसमें करेंगे खंड खा, जिसमें कि आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। खंड खा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। इसमें आपका 21वां क्वेश्चन है, प्रेस से सेंसरशिप हटाने के उपरांत फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन। क्वेश्चन का आंसर है, फ्रांस में प्रेस से सेंसरशिप हटाने के बाद कई महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुए। सबसे पहले यह फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बना। इसके अलावा प्रेस से सेंसरशिप हटाने से ज्ञान उदय के युग के विचारों को बढ़ावा मिला, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन विचारों ने फ्रांसीसी समाज में गहरी जड़ें जमाई और समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद की। इससे लोगों को अपने विचार और राय को व्यक्त करने का अवसर मिला, जिससे समाज में जागरूकता और सक्रियता बढ़ी। इसमें आप जानते हैं, जब प्रेस पर सेंसरशिप लग जाती है तो इसमें क्या होता है, अगर आप अपनी वजह से कुछ भी नहीं छाप सकते हो सरकार के खिलाफ, सरकार उसको पहले चेक करेगी कि उसमें क्या छपा है। अगर उसमें सरकार के खिलाफ कुछ होता है तो सरकार उसको छपने से रोक देती है। 22वां क्वेश्चन है, पहला, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर है 22वें का पहले का, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, उच्च तापमान। ग्रीष्म ऋतु में भारत में तापमान बहुत अधिक होता है, जो अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। दूसरा है शुष्कता। ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है लू। ग्रीष्म ऋतु में भारत में लू की समस्या बहुत आम होती है, जो तेज गर्म हवाओं के कारण होती है। चौथा है इसमें वर्षा की कमी। ग्रीष्म ऋतु में भारत में वर्षा बहुत कम होती है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। पांचवा है प्राकृतिक आपदाएं। ग्रीष्म ऋतु में भारत में प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि तूफान आना, बाढ़ आना, सूखा, ये आम बात होती है। छठा है इसमें जलवायु परिवर्तन। ग्रीष्म ऋतु में भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। सातवां है इसमें कृषि पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। इनमें 2 नंबर के मैंने इसमें 7 करवाए हैं, 7 पॉइंट। आप इसको 2 नंबर के हिसाब से इसमें से 2-3 जो पॉइंट आपको उचित लगे वो आप इसमें कर सकते हैं। 22वें का बी है, भारत में ये अथवा में बी है, भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। आंसर है, भारत में मानसून बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारत में मानसून के आने का समय होता है जून के मध्य से लेकर सितंबर तक का। इस दौरान भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं, जो भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाती हैं। भारत में मानसून के आने के साथ भारत में कई बदलाव आते हैं, जैसे कि भारत में वर्षा की शुरुआत होती है, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है तापमान में कमी हो जाती है, जो गर्मियों के मौसम के बाद एक बहुत बड़ी राहत का काम करता है। तीसरा है कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाती हैं, जिससे कि फसलों की उत्पादकता बढ़ती है। चौथा है जल संसाधनों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पानी आता है तो उससे क्या हो जाता है, पीने के लिए पानी, सिंचाई, उद्योग के लिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नदियों में भी पानी का स्तर बढ़ जाता है, पोखर, तालाब, झीलों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। पांचवा है पर्यावरण में सुधार, जो वायु और जल प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है। 23वां क्वेश्चन है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, वर्णन कीजिए। ये भी हमारा 23वें का आंसर है, किसी भी देश को संविधान की जरूरत होती है क्योंकि यह देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, साथ ही सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करता है। संविधान एक देश के लिए एक मूलभूत दस्तावेज है, जो कि इसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को परिभाषित करता है। ये हो गई आपको संविधान की आवश्यकता। और भी इसके कुछ मुख्य कारण है, अगर पॉइंट में चाहे तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक ढांचा प्रदान करना। संविधान एक देश के लिए एक राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है, जो सरकार की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। दूसरा है मूल अधिकार प्रदान करना।
जैसे कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। अगला है सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, यानी कि सरकार को ये उसकी मनमानी करने से एक तरह से रोकता है। अगला है राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा देना। संविधान राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश में शांति और सौहार्द बना रहे। 24वां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी हमारे 24 का आंसर है, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण। पहला है अशिक्षा और अज्ञानता। जब लोग शिक्षित नहीं होते हैं तो वे अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे वे गरीबी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा है बेरोजगारी और रोजगार की कमी। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वे अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते, जिससे कि वे गरीब हो जाते हैं। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। जब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं तो वे बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं, जिससे वे अपने काम पर भी नहीं जा पाते और वे क्या रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं। चौथा है इसमें प्राकृतिक आपदाएं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो लोगों के घर और फसलों को नष्ट कर देती है, जिससे कि लोग क्या जाते हैं, गरीबी का शिकार हो जाते हैं। पांचवा है आर्थिक असमानता। जब लोगों के बीच में आर्थिक असमानता होती है तो वे अपने अधिकारों और अवसरों से भी वंचित हो जाते हैं, जिससे कि वे गरीब के शिकार हो जाते हैं। छठा है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमियां। जब लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती हैं तो ये भी एक गरीबी का सबसे बड़ा कारण माना गया है। इसी वीडियो में हम खंड ग के लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर भी करेंगे, जो कि 3 नंबर के हैं और 5 क्वेश्चन हैं। 25वां क्वेश्चन है हमारा, निर्धनता असुरक्षित समूहों को कैसे प्रभावित करता है, इसका वर्णन कीजिए। 25वें का आंसर, निर्धनता असुरक्षित समूहों को कई तरह से प्रभावित कर सकती है, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। निर्धनता के कारण असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है शिक्षा की कमी। निर्धनता के कारण असुरक्षित समूहों की शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके भविष्य के अवसरों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है रोजगार की कमी। निर्धनता के कारण असुरक्षित समूहों को रोजगार की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला है, चौथा है भोजन और पोषण में कमी। पांचवा है आवास की कमी। छठा है सामाजिक बहिष्कार होना। सातवां है उनके आर्थिक असमानता का भी शिकार होते हैं। नौवां है इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसमें ये 9 पॉइंट बताए गए हैं। इनमें से आप अपने हिसाब से कोई भी 3-4 जो आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। अगर आप इन सभी को याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, कि क्या पता एग्ज़ाम में 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए। 26वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है। ये आपका 3 नंबर। हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान माना जाता है क्योंकि पहला, जल संसाधनों का स्रोत है। एक, हिमालय पर्वत में कई बड़ी नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ये नदियाँ भारत के लिए जल संसाधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरा पॉइंट है वनस्पति और जीव जंतुओं का आवास। हिमालय पर्वत में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं का आवास है। यह पर्वत श्रृंखला कई लुप्तप्राय प्रजातियों का घर भी है। तीसरा है पर्यटन और आर्थिक विकास। हिमालय पर्वत एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक स्रोत है। यह पर्वत श्रृंखला कई प्रकार के पर्यटन गतिविधियों के लिए भी उपयुक्त है, जैसे ट्रेकिंग, स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। हिमालय पर्वत भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल भी है। यह पर्वत श्रृंखला कई पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों का घर है, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। 27वां क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण बताइए। ये भी हमारा 27 का आंसर है। लोकतांत्रिक सरकार के कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हैं। पहला है नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करना। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। दूसरा है निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है, जो कि नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का
अलगाव होता है, यानी कि इसमें ये तीनों ही अलग अलग स्तंभ होते हैं जो सरकार की शक्तियों को संतुलित करने में मदद करते हैं। चौथा है लोकतांत्रिक सरकार में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है, यानी कि न्यायपालिका जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जो न्यायपालिका को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त रखती है। मतलब कोई भी कार्यपालिका या विधायिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। पांचवा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जो नागरिकों को अपनी प्रतिनिधियों का चयन करने का अवसर भी देते हैं। छठा है लोकतांत्रिक सरकार में सरकार की जवाबदेही होती है जो सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाती है। जैसे कि अभी हमने देखा दिल्ली में चुनाव थे तो उसमें जनता ने सरकार से जवाब किया कि मतलब आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो सरकार उसके या ये काम किया, ये काम क्यों नहीं किया, आपने वादा किया, तो सरकार के प्रति नागरिक को सरकार क्या होती है जवाबदेह होती है नागरिकों के प्रति कि भाई किन कारणों की वजह से वे ऐसा अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। सातवां है नागरिकों की भागीदारी। लोकतांत्रिक सरकार में नागरिकों की भागीदारी होती है जो नागरिकों को सरकार के निर्णय में भाग लेने का अवसर भी प्रदान करती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को भारत में क्या है वोट देने का अधिकार है। आठवां है मानव अधिकारों का संरक्षण भी लोकतांत्रिक सरकार में किया जाता है जो नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं, यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं या कानूनी अधिकार मिले उनको भी लोकतंत्र सरकार में क्या होता है सुरक्षा दी जाती है। 28वां क्वेश्चन है यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते, किन्हीं तीन को लिखिए। तो ये भी तीन 28वें का आंसर है कि अगर मैं विद्यालय के नियम समिति के सदस्य होता तो मैं निम्नलिखित नियम बनाता। पहला नियमित उपस्थिति, छात्रों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। दूसरा अनुशासन, छात्रों को विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना होगा, उन्हें शिक्षकों और अन्य अधिकारियों का सम्मान भी करना होगा। तीसरा है स्वच्छता और सुरक्षा, छात्रों को विद्यालय में स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, उन्हें विद्यालय की संपत्ति का सम्मान करना होगा। फोर्थ होता समानता और न्याय, छात्रों को विद्यालय में समानता और न्याय का पालन करना होगा, उन्हें अपने साथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार भी करना। 29वां क्वेश्चन का ए है फरवरी क्रांति के कारण, घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। 29वें का आंसर है फरवरी क्रांति 1917 में हुई थी। इसका नाम फरवरी क्रांति है पर यह 8 मार्च से 1917 को शुरू हुई थी। पहला कारण है इसका प्रथम विश्व युद्ध, रूस की हार और आर्थिक संकट ने लोगों में असंतोष फैला दिया। दूसरा जार निकोलस द्वितीय की नीतियाँ, उनकी नीतियों ने लोगों को गरीबी और भुखमरी की ओर धकेल दिया। तीसरा है रूसी सेना की हार, रूसी सेना की हार ने लोगों का विश्वास ही खो दिया। चौथा है पेट्रोग्राद में भोजन की कमी हो गई, पेट्रोग्राद में भोजन की कमी ने लोगों को क्रोधित कर दिया। पांचवा है महिलाओं का भी विरोध, महिलाओं ने भोजन की कमी और युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर दिया क्योंकि महिलाओं के ऊपर ही जिम्मेदारी थी बच्चों का पेट भरने की, क्योंकि जो घर के आदमी थे वे कहाँ चले जाते थे सेना में। घटनाएं क्या क्या घटी, फरवरी 1917 में विरोध प्रदर्शन हुआ, पेट्रोग्राद में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और जिसमें महिला और मजदूर शामिल थे। दूसरा है सेना का विद्रोह और विरोधी प्रदर्शनकारियों का समर्थन। तीसरा जार निकोलस द्वितीय ने क्या दिया, अपना इस्तीफा दे दिया और तब क्या बन गया, एक अस्थायी सरकार का गठन हो गया। चौथा है अस्थायी सरकार का गठन, अस्थायी सरकार ने रूस को एक प्रजातंत्र में बदलने का प्रयास किया। इसके प्रभाव क्या रहे, रूसी क्रांति की शुरुआत, फरवरी क्रांति ने रूसी क्रांति की शुरुआत की जिसने रूस को एक प्रजातंत्र में बदल दिया। दूसरा बोल्शेविकों का उदय, फरवरी क्रांति ने बोल्शेविकों को उदय का अवसर प्रदान किया जिन्होंने बाद में रूस पर कब्जा कर लिया। बोल्शेविक जो है एक ग्रुप था। तीसरा है प्रथम विश्व युद्ध से निकास, फरवरी क्रांति ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से निकालने में मदद की। चौथा है रूसी समाज में परिवर्तन, फरवरी क्रांति ने रूसी समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी जिसने रूस को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद की। 29वें का अथवा का क्वेश्चन है बी, अक्टूबर क्रांति के कारण, घटनाओं और प्रभावों का वर्णन कीजिए। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है।
आंसर है इसका अक्टूबर क्रांति 1917 के कारण घटनाएं और प्रभाव निम्नलिखित है। जैसे कि हमने देखा कि फरवरी क्रांति जो है 8 मार्च को शुरू हुई थी, ऐसे ही अक्टूबर क्रांति भी कब शुरू हुई? अक्टूबर क्रांति शुरू हुई थी 7 नवंबर को। इसके कारण क्या रहे? बोल्शेविकों का उदय। क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। एक बात और, अक्टूबर क्रांति को हम समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। दूसरा कारण क्या रहा इसका? अस्थायी सरकार की नीतियाँ। अस्थायी सरकार की नीतियाँ लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया। घटनाएं क्या हुई इसके चलते? अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों का विद्रोह हो गया और अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों ने अस्थायी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दूसरा था पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों का कब्जा हो गया। बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद में कब्जा कर लिया और अस्थायी सरकार को भी उखाड़ फेंका। अस्थायी सरकार फरवरी क्रांति जब हुई थी, तो जब जार निकोलस द्वितीय ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। तीसरा है लेनिन का नेतृत्व। बोल्शेविकों ने नेता व्लादिमीर लेनिन ने अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किया। इसके प्रभाव क्या हुए? सोवियत संघ की स्थापना हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना की गई, जो दुनिया का पहला समाजवादी देश बना है। जैसे कि मैंने बताया कि इसे समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। दूसरा था बोल्शेविकों का शासन आ गया। तीसरा पूंजीवाद का अंत हो गया। चौथा था समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना। पांचवा दुनिया भर में समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। तो आज की वीडियो में हमने खंड खा के 2 नंबर के और 3 नंबर वाले सभी क्वेश्चनों के आंसर देखे। अगली वीडियो में हम खंड गा करेंगे, जिसमें कि हमारे 5 नंबर वाले सारे प्रश्नोत्तर हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।